कृपया ध्यान दें, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 12 फरवरी 2023 को होनी है। ये पॉलिटी का लेक्चर 1 है आपके लिए और लेक्चर 2 भी आज ही आपको मिलेगा। तो ध्यान दें, हम इस लेक्चर को शुरू करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो क्वेश्चन जब आपको सील मिलता है और ओएमआर मिलता है तो ओएमआर पर आप वर्क करते हैं, उसी समय क्वेश्चन पर भी कुछ वर्क करना होता है जब क्वेश्चन सील दिया जाता है आपको। परीक्षा की स्ट्रेटजी जो आप तैयारी करते हैं केवल वही नहीं होती है, उन बारीकियों को भी आपको समझना होता है जो परीक्षा शुरू होने से पहले जब प्रश्न पत्र आपको दे दिए जाते हैं उस समय अपनाया जाता है। और परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है जिसको मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे परीक्षा में आप बैठेंगे और किस प्रश्न को कब सॉल्व करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, उसको अभी से ही आप अपने आदत में डालेंगे, अपनी स्ट्रेटजी में शामिल करेंगे। केवल पढ़ाई करने से रिजल्ट नहीं होता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। प्रीलिम्स में, बीपीएससी प्रीलिम्स में केवल पढ़ाई से रिजल्ट नहीं होता है और बिना पढ़ाई के रिजल्ट नहीं होता है, यह भी सत्य है। तो दोनों का ये मिला जुला रूप होता है प्रीलिम्स के रिजल्ट में आना। तो इन बातों को आप लोग भी ध्यान रखेंगे। तो आइए हम इसमें बहुत समय नहीं लेते हैं, सीधा लेक्चर को हम शुरू करते हैं। और एक और बात ध्यान रखिए, ये जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर का मतलब ये नहीं है कि हम केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं कि हम पॉलिटी बोले हैं तो हम पॉलिटी में लेक्चर दे देते हैं, नहीं। 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के रिगार्डिंग जो प्रश्न बनते हैं, पहले हम उस प्रश्नों को लेते हैं, उसके बाद हम अपने व्यू को रखते हैं। और हमारा व्यू बीपीएससी के पिछले 5 साल के पूछे गए प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए होता है। इसलिए जितना डीपली हम बता रहे हैं उन बातों को समझें, उन बातों की बारीकियों को आप लोग भी समझें और उसके बाद परीक्षा में बैठें। बहुत हल्के में भी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ डरने की भी आवश्यकता परीक्षा से नहीं है आपको। इसलिए यदि तैयारी आपकी अच्छी है, स्ट्रेटजी अच्छा है और मार्गदर्शन अच्छी है तो आप 100% सफल होंगे इस परीक्षा में। इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग भी। देखिए, इस लेक्चर के माध्यम से हमने जो आपको साफ किया है कि हम जो प्रश्न बताएंगे आपको वो बीपीएससी के एकदम हूबहू प्रश्नों के आधार पर ही बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास जो हुआ था उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपके 68th प्रीलिम्स के रिगार्डिंग इस बार बनते हैं। ध्यान दीजिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम शुरू करेंगे और सबसे पहले यानी मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर हम आपको भारत शासन अधिनियम 1935 तक बता देंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको नोट कर लीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। एक गुप्त समिति की सिफारिश पर जो है यह एक्ट वहाँ आया था। उसके बाद जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तो ये ध्यान रखेंगे। एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसके बाद आता है 1781 में। ध्यान देंगे, बंगाल जुडिकेचर एक्ट भी इस सेटलमेंट एक्ट को कहा जाता है। इसमें बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार मिल गया था। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ध्यान देंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इस एक्ट के आने के बाद की जाती है और ये बोर्ड जो है हम आपको आगे बताएंगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और यहीं पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे एक छोटा सा नोट बनाकर कि 1858 ईस्वी तक यह रहा था। अब हम इसको इंटरलिंक वहाँ करेंगे जब आगे बढ़ेंगे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक सदस्य कम कर दिया गया, यानी 4 था उसको 3 कर दिया गया और कंपनी कर्मचारी को उपहार लेना बंद कर दिया गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से आपके परीक्षा के लिए ये जो 4 पॉइंट हमने बताए हैं ये महत्वपूर्ण है। 1786 का फिर अधिनियम आता है, यानी 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को परिषद का जो निर्णय होता था उसको निरस्त करने का पावर दे दिया गया और सेनापति की शक्ति भी जो है 1786 के अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को मिल गया। तो ऐसा सेनापति की प्रथम शक्ति यूज करने वाला जो
गवर्नर जनरल हुआ वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य हुआ करते थे, को वेतन भारत से देने की व्यवस्था की गई और लिखित विधि द्वारा प्रशासन और विधि की व्याख्या का अधिकार जो है अब न्यायालय को दे दिया गया। इसीलिए अभी जो है जजमेंट जो आप देखते हैं न्यायालय का आता है, वो अधिकार न्यायालय को, यानी विधि की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को जो है 1793 के चार्टर एक्ट के थ्रू ही मिले हैं। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है। आपके परीक्षा के को ध्यान में रखते हुए ही हम केवल बता रहे हैं ताकि आपका समय अधिक न जाए, वरना चर्चा करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। इसमें ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म सुधार की आज्ञा दे दी गई। शिक्षा पर 1 लाख रुपया तक खर्च करने का प्रावधान किया गया, मात्र 1 लाख। और चीन और चाय को छोड़कर व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया कंपनी का। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अधिक प्रश्न बनते हैं, जैसे भारत का गवर्नर जनरल जो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसको बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। और इस पर हमने डिटेल से जो है एक क्लास लिया हुआ था, तो वो अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने हैं तो उसको सुन लीजिएगा। शासन का केंद्रीकरण हुआ। हम विधि सदस्य जो हैं चौथे सदस्य के रूप में, चूँकि हमने बताया था आपको कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो 4 सदस्य थे उसमें से एक को कम करके 3 कर दिया गया। तो फिर 1784 के बाद 1833 में जो है एक्ट, जब चार्टर एक्ट आया तो उस समय फिर जो 3 ही सदस्य उस बोर्ड में थे उसमें एक सदस्य विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया और चौथा सदस्य नियुक्त किया गया। व्यापार एकाधिकार जो हमने बताया कि 1813 में चीन और चाय को छोड़कर समाप्त किया गया था, अब इस बार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। विधि आयोग 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। दास प्रथा विधि के विरुद्ध घोषित किया गया। 67th री अगर इस बार आपने दिया हो अथवा प्रश्न पत्र देखा हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिक से प्रश्न आए हुए थे आपके। हालांकि बीपीएससी बहुत मतलब क्वेश्चन को एकदम से डिस्प्यूट रखता है, विवादित बना देता है। दास प्रथा जो है विधि के विरुद्ध घोषित किया गया और 1843 में पूर्णतः इसका उन्मूलन हुआ था। हालांकि इस चार्टर एक्ट के तहत जो है यह नहीं हुआ था। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें क्या आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, देखिए 12 सदस्य का विधान परिषद का गठन होता है भारत में। इसी समय विधान परिषद जो है आता है। जैसे बिहार है आपके, तो बिहार में विधानसभा है, विधान परिषद है, लेकिन ये राज्य स्तर पर है। उस समय विधान परिषद सेंट्रल लेवल पर हुआ करता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया और प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभ की गई, यह आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी के 66th पीटी में पूछे गए हैं, जो दिसंबर संभवतः 16 दिसंबर 2008 शायद अक्टूबर या दिसंबर 2020 में हुई थी ये एग्जामिनेशन, उस समय पूछे गए हैं। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858। ध्यान दें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है इस बार समाप्त कर दिया गया। हमने आपको बताया था नोट में लिखने के लिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जब हमने बताया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई तो उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को फिर समाप्त भी कर दिया गया था 1858 में। वहाँ कहा था इंटरलिंक करने के लिए इसी को। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्या होता है, सबसे पहले कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी उसको समाप्त कर दिया गया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से पहले से इंग्लैंड में चली आ रही थी। यह भी ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ नहीं बैठते थे, ये लंदन में बैठते थे, इंग्लैंड में बैठते थे। इस दोनों का अधिकार अब क्या किया गया, एक नया पद सृजित किया गया भारत सचिव का, और भारत सचिव को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पावर था वो भारत सचिव को दे दिया गया। आपको ध्यान रखना है यह भी कि ब्रिटिश संसद या मंत्रिमंडल के ये सदस्य होते थे भारत सचिव, भारत के नहीं होते थे कोई व्यक्ति भारत सचिव, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। आइए, तो ये देखा आपने कि भारत सरकार अधिनियम 1858 और 1853 का चार्टर एक्ट जिसमें 12 सदस्यीय विधान परिषद गठन किया गया, ये आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि हम जो बता रहे हैं वह सभी महत्वपूर्ण है।
भारत परिषद अधिनियम 1861 आता है। उसमें क्या किया गया कि सबसे पहले भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। सबसे पहली बार अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास जो है भारत परिषद अधिनियम 1861 में किया गया था। सदस्यों की संख्या जो 4 थी, हमने एक बार बताया कि एक कम कर दी गई थी, उसके बाद फिर एक जोड़ी गई थी विधि सदस्य के रूप में, और अब 4 थी अब तक। अब किया गया कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में सदस्यों की संख्या एक और बढ़ाकर 5 कर दी गई। विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हमारे देश में अभी जो लागू है वो इसी की देन है, भारत परिषद अधिनियम 1861 की ही। यानी विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत हमारे देश में भारत परिषद अधिनियम 1861 से होता है। और अध्यादेश का अधिकार, जैसे अभी राष्ट्रपति, हालांकि ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इनको पावर अभी मिला हुआ है, लेकिन वायसराय की जो अध्यादेश का पावर था, जो ये जारी करते थे, इनको इस अध्यादेश का पावर भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत मिला था। सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने इसका यूज किया था। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892 आता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हमारे देश में पहली बार होती है। भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने व पूछने का अधिकार दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किंतु मतदान या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अब तक भारतीयों को नहीं था और इस बार भी नहीं मिला था। उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार जो 1892 तक नहीं मिला था, वह भी अब भारतीयों को मिल गया था। भारत परिषद में हमने बताया आपको कि भारत परिषद का गठन 12 सदस्यीय भारत परिषद का गठन कब किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट में। अब 1909 का समय लगभग 50 साल से भी अधिक बीतने के बाद भारत परिषद में जो है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को पहली बार भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए, मैं कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहा हूँ। ये सब कलेक्शन नहीं मिलेंगे आपको, किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, ये गारंटी है। कहीं भी खोजेंगे नहीं मिलेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन की आवश्यकता होगी, आपको बहुत चीज़ें कलेक्ट करने की आवश्यकता होगी। फिर भी हो सकता है कि इतना वीवीआई प्रश्न आपको मिले नहीं, क्योंकि ये किसी एक किताब में एक जगह लिखे हुए नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी रेफरेंसेस यूज़ करने के बाद, काफ़ी डिटेल से हम उसको देखने के बाद आपको बता रहे हैं, और इस पर बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सब बात को आप लोग भी समझिए, इन बातों की बारीकियों को, और मुझे लगता है कि सबको नोट कीजिए आप, है ना। वायसराय परिषद में जो है एसपी सिन्हा को, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को जो है लॉर्ड की उपाधि बाद में इनको दी गई थी। इनको विधि सदस्य के रूप में फिर नियुक्त किया गया। हमने बताया था आपको कि विधि सदस्य के रूप में 3 के बाद चौथे सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट में। तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1919, और लास्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे आपके 68th पीटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलते हैं, और यदि किसी अन्य परीक्षा में भी आप बैठेंगे तब भी आपको यही पढ़ने हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में सर्वप्रथम डोमिनियन, जिसको स्वशासन कहते हैं, देने की बात की गई। सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इस बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। हमने पहले आपको बताया कि भारत परिषद अधिनियम 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की हमारे यहाँ शुरुआत हुई, और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हमारे यहाँ कब शुरू हुई? 1919 के भारत सरकार अधिनियम से। महिलाओं को ध्यान देंगे, महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार 1919 में भारत में मिलता है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। द्विसदनात्मक विधायिका का मतलब कि जो विधान परिषद 1853 के चार्टर एक्ट के तहत 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया था, अब जो है उसको विधान परिषद को 2 भाग में बांट दिया गया, राज्य परिषद और विधानसभा में। राज्य परिषद जो उच्च सदन होता था, जिसको अभी राज्यसभा कहते हैं, और विधान परिषद जिसको अभी हम संसद का लोकसभा कहते हैं, निम्न सदन, ये 2 भाग में बट गए। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन होता है इसी समय, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के आदेश पर ही भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन होता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी इसी समय किया गया। अब अंतिम है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935।
भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ा सा हम लंबा आपको खींचेंगे क्योंकि इसमें हमको बहुत कुछ बताना है। एक भी प्रश्न इससे बाहर यदि भारत सरकार अधिनियम 1935 से आ गया तो आप हमें कहेंगे। हालांकि जितना हमने बताया है इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक एक बात बारीकियों के साथ आपको हम बताते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान 1935 के आधार पर किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको आज हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, वो उस समय फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एफपीएससी के नाम से हमारे भारत में हुआ था। ध्यान देंगे 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। मतलब हमने बताया कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन 1935 के भारत परिषद अधिनियम के तहत क्या किया गया, भारत शासन अधिनियम के तहत क्या किया गया कि एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। और 1926 में एक सिर्फ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसका नाम एफपीएससी दिया गया। 1937 में संघ लोक सेवा आयोग ने ब्रिटिश लोक सेवा आयोग से अलग होकर एक स्वतंत्र परीक्षा भारत में ही आयोजित करना शुरू किया। मतलब 1937 के अधिनियम के तहत 1950 में एफपीएससी का नाम बदल दिया गया जब भारत गणतंत्र हो गया और उसका नाम अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी हो गया। संघात्मक सरकार की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारत में की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन हमने बताया था 1919 में लागू किया गया था, उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में स्वशासन लागू द्वैध शासन की जगह पर किया गया। गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है यहाँ पर मिला। राष्ट्रपति जो हमारे भारत के अभी हैं, जो आर्टिकल 123 के तहत अभी अध्यादेश जारी करते हैं, उनको ये राइट जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मिला हुआ है। तो ये ध्यान रखना है। भारत के संवैधानिक ढांचा पर 1935 का सबसे अधिक प्रभाव है, यह भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि कई सारे आर्टिकल जो है यहाँ से लिए गए हैं। उसके बाद द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की जो है स्थापना की गई। प्रांतीय शासन व्यवस्था या प्रांतीय स्वायत्तता को बहाल किया गया। प्रांतीय विधानमंडल की स्थापना की गई। केंद्र राज्य में शक्तियों का विभाजन होता है। यहीं पर 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है आता है। संघ सूची में उस समय 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 विषय थे और समवर्ती में 36 विषय रखे गए थे। ध्यान दीजिएगा 60-62 बीपीएससी में इन तीनों विषय से यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय का मिलान करना पूछा गया था। वर्तमान में कितने विषय हैं आप गूगल करके एक बार चेक कर लें, अन्यथा हमने बताया हुआ है, देख लीजिएगा। फेडरल न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय मॉरिस ग्वेयर को नियुक्त किया गया था और इसमें 6 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसमें 14 भाग, 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। यानी जो फेडरल न्यायालय स्थापना किया गया था उस समय, उसको चलाने के लिए, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो 6 न्यायाधीश हमने बताया कि फेडरल न्यायालय की स्थापना के बाद उसमें थी, 6 न्यायाधीश में ध्यान देंगे कि संभवतः 2 जो न्यायाधीश थे, एम.आर. जैकब और एम.एस. सुल्तान, ये भारतीय थे, ये भी ध्यान रखिएगा। 11 प्रांत में विधानसभा का गठन 1937 के चुनाव के तहत किया गया था, जिसमें 6 में जो है विधानमंडल भी उस समय थी। भारत परिषद का यहाँ पर अंत कर दिया गया। हमने बताया था आपको भारत परिषद 12 सदस्यीय भारत परिषद का गठन कब किया गया था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा एवं सिंध 2 नए प्रांत का निर्माण किया गया। ये सब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुए थे, ध्यान रखना है आपको। कांग्रेस 6 प्रांत में सरकार, जिसमें मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उसके बाद संयुक्त प्रांत बिहार और उड़ीसा थे, यहाँ पर बनाए थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बनाई थी। इसीलिए यदि प्रश्न आपको पूछा जाए, हालांकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 की एग्जामिनेशन में
हमने देखा था कि पूछे गए थे कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, तो उस आयोग ने 8 प्रांत में मंत्रिमंडल या सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, ऐसा माना था। तो एक तो ऑथेंटिक आंसर आपका ये हो गया कि जब कभी पूछा जाए कि कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी, तो यदि 6 उत्तर रहे और 8 नहीं रहे तो आपको 6 उत्तर के साथ जाना है। देखिए, इतिहास में बहुत सारे प्रश्न डिस्प्यूटेड हैं जिस पर ना हम आपको सही उत्तर बता सकते हैं, ना आयोग सही उत्तर देता है, और ना आप सही उत्तर कितना भी रेफरेंस पढ़ने के बाद ले सकते हैं। तो इसमें जो है आपको एक सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास केवल करना होता है मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन ही वो एक आपको डिसाइड करना होता है कि आप मतलब जो दिए गए ऑप्शन के आधार पर ही आप अपना सही उत्तर जो है डिसाइड कर पाएंगे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो कांग्रेस ने 6 प्रांतों में सरकार का गठन किया था, यह बीपीएससी ने माना है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कांग्रेस का मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में था, यह माना है। तो दोनों ऑथेंटिक आंसर है। अब आपको मध्य रास्ता वैसे अपनाना है जब बीपीएससी के ऑप्शन के हिसाब से। सिंध में ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी प्लस मुस्लिम पार्टी का सरकार था। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आरबीआई की स्थापना जो है 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत ही किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार, दलित, महिला और मजदूर को भी शामिल किया गया इसमें, यह भी इसी के तहत किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1937 के चुनाव में बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, इन्हीं 5 प्रांत में कांग्रेस को जो है केवल बहुमत मिली थी, मतलब 5 प्रांत में ही। बम्बई, असम, उत्तर प्रांत में कांग्रेस जो है बड़े दल के रूप में थी। तो 5 और 3 8 हो गए। इस आधार पर यूपी पीसीएस 2015 ने 8 प्रांतों में कांग्रेस का शासन माना था। तो मैं जो है हकीकत उसको बताया हूँ। और 1935 के आदेश प्रपत्र को जो है 1950 में हमारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके रूप में जो है समाविष्ट किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में एक अनुदेश पत्र आया था, उसी अनुदेश पत्र को जो है 1950 में हमारे यहाँ गणतंत्रता के बाद डीपीएसपी में शामिल कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है, इंजन ही नहीं है, गुलामी का अधिकार, दासता का आज्ञा पत्र एवं पवित्र लोकोक्ति, इन सभी जो है मुहावरों से जो है इन्होंने इस भारत सरकार अधिनियम 1935 को अभिहित किया था। तो मुझे लगता है कि हमने इतने डिटेल में भारत सरकार अधिनियम 1935 को बता दिए कि आज के बाद कहीं भी एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं इससे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो है ये तो केवल भारत का संवैधानिक विकास था। हमने कहा था कम समय लेंगे, लेकिन जब हम बताने लगे तो थोड़ा अधिक समय ले लिए, लेकिन फ़ायदा ही होगा आपको। अब आइए हम बहुत कम समय में आपको छोटा छोटा क्वेश्चन जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। ध्यान देंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विभिन्न कालों में, सबसे पहले हम आपको पॉलिटी में बता रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है आपको जो टॉपिक है मतलब पढ़ना है वो हम आपको पहले बता देते हैं। ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार, नागरिकता, और जो हमने ऊपर बताया आपको कि ब्रिटेन के विभिन्न काल में पीएम, जैसे बीपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि 1919 में ब्रिटेन के पीएम कौन थे, है ना। कई बार पूछे जाते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आंदोलन के समय ब्रिटेन के पीएम कौन है। कई बार पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे। कई बार बीपीएससी ने पूछा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे। कई बार तो उसके पार्टी का नाम पूछ लिया गया है। हाँ, तो इन सब तरह से आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पहले टॉपिक को समझिए क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ब्रिटेन का पीएम विभिन्न काल में मूल अधिकार, नागरिकता, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल व्यक्ति और उनके जो विभाग थे वो, लोकसभा और राज्यसभा का जो सीट है अलग अलग स्टेट्स में वो, फिर संवैधानिक विकास हमने आपको बता दिया, फिर लोकसभा और राज्यसभा की जितनी समितियां हैं वो, फिर संविधान के भाग और उसकी अनुसूचियां, उसमें क्या क्या वर्णित किए गए हैं वो, मतलब सारे नहीं, जो इम्पोर्टेंट हैं आपके 68th के लिए हम खुद ही बताएंगे अभी आपको। मैं पहले आपको एक जनरल प्रोस्पेक्टिव, एक व्यू दे रहा हूँ। फिर संविधान संशोधन अब तक कितने हुए हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और कितनी बार संशोधन अब तक हुई हैं, वर्तमान में कौन से संशोधन हुए हैं, वो किससे संबंधित हैं। उसके बाद उद्देशिका और उसमें जो
वर्णन किए गए हैं, जहाँ से बीपीएससी कई बार पूछी है कि कितने तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है, कितने तरह की उद्देशिका की बात की गई है, उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग कब किया गया था, किस संशोधन के माध्यम से हुआ था, संविधान व्याख्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट संविधान का उद्देशिका का प्रयोग जो है संविधान की व्याख्या करने में कर सकती है कि नहीं कर सकती है, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय है कि नहीं है। कई सारे प्रश्न उद्देशिका से यानी कि प्रस्तावना से बन जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम उन सभी प्रश्नों को, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, हम बता रहे हैं अभी। तो ये था आपको एक सामान्य जानकारी देना। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि ब्रिटेन के पीएम विभिन्न काल में कौन कौन थे। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय में लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के पीएम थे। 1857 की जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता की पहली लड़ाई हुई थी तो उस समय पामर्स्टन थे। 1919 का जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार हमारे यहाँ आया था उस समय लॉर्ड जॉर्ज थे। ये 60-62 बीपीएससी ने पूछा है और ये दोनों प्रश्न भी पूछे गए हैं बीपीएससी के द्वारा, ईयर नहीं याद है मुझे। 1930, 31 और 32 यानी जो गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय हुए थे। ध्यान दीजिएगा, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस समय गोलमेज सम्मेलन के समय में रैमजे मैकडोनाल्ड यहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। 1942 में जब क्रिप्स मिशन हमारे यहाँ इंडिया आया था तो उस समय ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल थे। और ध्यान रखिएगा 1946 के समय जब कैबिनेट मिशन आता है तो उस समय क्लेमेंट एटली थे। यह भी ध्यान रखिएगा कि भारत की आज़ादी 1947, 15 अगस्त 1947 के समय भी क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी के थे, यही वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो इतना इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया। अब मूल अधिकार आपको पता है 6 है हमारे यहाँ। इससे इसका अनुच्छेद ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा है और किसमें क्या वर्णन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। आपने पढ़ा ही है सब, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ न्यू बता रहा हूँ, बस आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना हमारा लक्ष्य है जहाँ से परीक्षा के प्रश्न बनेंगे इस बार के लिए आपके। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। समता का अधिकार हमने बताया 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तीसरा, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ध्यान देंगे अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान इस सब के आधार पर विभेद नहीं करना है, इसके बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में अवसर की समानता के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है, यह कई बार प्रश्न बीपीएससी ने पूछा है। और अनुच्छेद 18 जो है वह उपाधियों का अंत है। ध्यान देंगे अनुच्छेद 19 आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने बताया कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, हमने बता दिया 14 से 18 में क्या क्या है। अब हम दूसरा स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 19। 19 को 19(1) और 19(2) दो भाग में बांटा गया है। 19(1) इसमें 6 स्वतंत्रता आपको मिलते हैं। ध्यान देंगे वो सभी 6 स्वतंत्रता कौन कौन से हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है किसी राज्य में घूमने की आपकी स्वतंत्रता, पांचवा है किसी भी राज्य में निवास करने की स्वतंत्रता भारत के, और छठा है व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये इतने 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको संविधान ने दिए हैं। इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 19(1)(च) को 44वां संविधान संशोधन द्वारा जो है हटा दिया गया था, जिसमें संपत्ति से संबंधित अधिकार के बारे में प्रावधान था। अनुच्छेद 19 हमने बताया कि यह 2 भाग में है, अनुच्छेद 19(1) और अनुच्छेद 19(2). अभी जो हमने 6 स्वतंत्रता आपको बताया है ये अनुच्छेद 19(1) के तहत ही क, ख, ग, घ या ABCD के तहत ये सभी 6 स्वतंत्रता थे। और अगला जो हमने 4 नंबर की स्वतंत्रता बताया है जिसमें संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान थे उसको जो है हटा दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता यदि पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, हम बता देते हैं 19(1) क के तहत कुछ और स्वतंत्रता आपको मिले हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, ध्वज फहराने का अधिकार है, उसके बाद में जो है विज्ञापन की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार आपको है, विदेश जाने का अधिकार है, चुप रहने का आपको अधिकार है। ये सब जो अधिकार है ये सब आपको अनुच्छेद 19(1) क या अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत मिले हुए हैं। प्रदर्शन या धरना का अधिकार है आपको, हड़ताल एवं बंद का अधिकार है आपको, लेकिन ये सब एक
इस पर एक युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। फिर उसी अनुच्छेद के दूसरे भाग में यानी आर्टिकल 19(2) में जो है आपको बताए गए हैं कि ये सब स्वतंत्रता तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि इन सभी स्वतंत्रता का प्रयोग करने में किसी दूसरे व्यक्ति को यदि दिक्कत होती है तब आपके स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो क्या है उसमें, जैसे आपके कोई काम इस स्वतंत्रता के माध्यम से कि हमें आर्टिकल 19(1) के तहत स्वतंत्रता मिली हुई है सब कुछ की अभिव्यक्ति की, यदि भारत की प्रभुता और अखंडता पर आपके विचार, आपके भावना से कोई ठेस पहुंचती है या फिर वैश्विक स्तर पर इसकी कोई हानि होती है तो आपको प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरा है विदेश राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध जो है यदि खराब होते हैं तब भी आपके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाया जाएगा। यदि आपके कारण आपकी स्वतंत्रता का इस तरह उपयोग किया जाता है जिससे लोक व्यवस्था को हानि होती है तब आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में भी, जैसे आजकल के जो गाने बन रहे हैं, आप देख रहे हैं समाज में किस तरह की विकृति फैला रही है, किस तरह के विक्षिप्त मानसिकता के लोग जो पहले सिंगर जैसे लता मंगेशकर हैं, कई सारे ऐसे सिंगर्स हैं, उदित नारायण हैं, और भी कई सारे, मैं नाम बहुत नहीं लेना चाहूँगा, उनको क्यों पद्मश्री, पद्म भूषण, क्यों भारत रत्न का सम्मान मिला, और आज के जो लोग हैं जो इस तरह के विकृत मानसिकता के लोग हैं जो केवल पैसा के लिए जो है समाज को गंदगी में धकेल रहे हैं, खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे अशिक्षित लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो शिष्टाचार और सदाचार के हित में भी आपके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो ये आर्टिकल जो है, इस पर जो प्रतिबंध लगाने का अधिकार है वो यहीं से है। फिर यदि आप न्यायालय की अवमानना करते हैं तब भी जो है आपके ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भारत सरकार ने संविधान ने किया है। फिर अपराधी के संबंध में भी कुछ यहाँ पर जो है आर्टिकल 19(2) के तहत ही है कि यदि आप अपराधी हैं और आप इन सभी स्वतंत्रता का यूज करते हैं तो उसके लिए भी एक जो है प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। फिर मानहानि के केसेस में, फिर राज्य की सुरक्षा के संबंध में, तो आपने देखा कि स्वतंत्रता तो आपको मिली है लेकिन स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा रोक भी लगी हुई है, और रोक इसलिए लगी हुई है कि आप समाज में एक द्वेष भावना को ना फैला सकें। स्वतंत्रता बोलने की मिली हुई है या फिर अन्य स्वतंत्रता जो मिली हुई है उसको उपयोग करके। उसके बाद आर्टिकल 20 में यानी 19 आपने देखा थोड़ा डिटेल में, इसलिए हमने बताया कि यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं। आर्टिकल 20 में जो है अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, ध्यान देंगे। आर्टिकल 21 में जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल 21 क यानी 21A में 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, उसके तहत शिक्षा के अधिकार को यहाँ जोड़ दिया गया था। तो शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार बन गया 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उसके बाद जो है अनुच्छेद 22 है जिसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाती है। तो ये है, तो आपने देख लिया। उसके बाद जो है हमने 3 बता दिया आपको, 6 जो आपको मूल अधिकार मिले हैं उसमें चौथा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में कहता है कि मानव का जो है व्यापार और ज़बरदस्ती कार्य करवाए जाने के संबंध में व्याख्या की गई है कि आप नहीं करवा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में जो है 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कार्य निषेध किया गया है कि ऐसे बच्चों को काम में नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो गए। अब है नेक्स्ट आपका, ये 4 हो गया आपका मौलिक अधिकार। 5वां है आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में। शिक्षा संबंधी अधिकार जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है पहले, ये अनुच्छेद 25 से 28 तक है। तो अनुच्छेद 25 में है धार्मिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता यानी धर्म प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 28 में आपको धार्मिक कार्यों के संबंध में जो है प्रबंधन की स्वतंत्रता प्राप्त है। अनुच्छेद 27 में जो है धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट दी गई है। और आर्टिकल 28 में जो है शिक्षण संस्था में धार्मिक स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। उसके बाद जो है 5वां आपका संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है जिसमें वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति इत्यादि को संरक्षित रखेंगे। और आर्टिकल 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, भारत में जो अल्पसंख्यक है।
उसके बाद अनुच्छेद 32 है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है भीमराव अम्बेडकर ने, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम नागरिकता में आ जाते हैं। इस बार क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। नागरिकता से भी 60-62 बीपीएससी ने पूछे थे प्रश्न कि क्या आधार हो सकता है नागरिकता मिलने का, ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा नागरिकता में सबसे पहले कि नागरिकता प्राप्त करने के हमारे यहाँ भारत में 5 आधार हैं। पहला है जन्म से, दूसरा है वंश परंपरा के द्वारा, तीसरा है देशीयकरण के द्वारा, चौथा है पंजीकरण के द्वारा और पांचवा है भूमि विस्तार के द्वारा। तो इन सब पर हम डिटेल में चर्चा अभी नहीं करेंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, केवल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं। भारतीय नागरिकता का अंत 3 तरह से किया जा सकता है। हमने बताया कि 5 आधार पर भारतीय नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हैं या कोई भी व्यक्ति, और 3 आधार पर इस नागरिकता का अंत भी होता है। पहला है नागरिक यदि स्वयं परित्याग कर देते हैं तो उनकी नागरिकता का अंत हो जाएगा। किसी अन्य देश की नागरिकता यदि कोई व्यक्ति जो भारतीय है स्वीकार कर लेते हैं तब भी उनकी नागरिकता का अंत मान लिया जाता है और रद्द कर दिया जाता है उनकी नागरिकता। सरकार द्वारा नागरिकता छीन लिया अगर जाता है स्वयं ही बिना आपके अनुमति के किसी ऐसे काम में आपके संलग्न होने के बाद, तो वो जो है तीसरा कारण बनता है। अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और इसके बाद हम देखेंगे जितने इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं अब तक संविधान में और इस बार के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है उनमें से। तो आइए आर्टिकल 1 में संघ का नाम है और राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, यानी भारत राज्यों का संघ है, यह आर्टिकल 1 में बताया गया है। आर्टिकल 2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, लेकिन ध्यान देंगे। और आर्टिकल 3 में जो है राज्यों का निर्माण तथा सीमा नाम में परिवर्तन से है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, आप इसको नोट कीजिए। देखिए आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना है, यानी कि भारत की जो वर्तमान सीमा है, आप देख रहे हैं एक भारत को देखिए, उस भारत की सीमा में यदि किसी दूसरे देश के क्षेत्र को शामिल करते हुए उसको भारत का एक राज्य का दर्जा मिलेगा, तब उसको बाहरी क्षेत्र में भारत का सम्मिलन कहा जाएगा। मतलब कि बाहरी क्षेत्रों को भारत में सम्मिलित किया जाएगा। तो वो जो नया प्रवेश है वो आर्टिकल 2 के तहत है। लेकिन राज्य का निर्माण यदि करते हैं, जैसे देखिए कि बिहार से आपका झारखंड अलग हुआ, तो राज्य का निर्माण भारत के ही क्षेत्र है, भारत में क्षेत्र का विस्तार नहीं हुआ बल्कि उसी क्षेत्र को तोड़कर हमने बनाया। तो अलग राज्य का निर्माण यदि देश की सीमा के अंदर होता है तो वो आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है, या फिर नाम में परिवर्तन, जैसे राज्यों के नाम में परिवर्तन किए जाते हैं, तब भी वो जो है इसी के आधार पर होता है, आर्टिकल 3 के आधार पर। आर्टिकल 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता आपको प्राप्त होती है, ये आर्टिकल 5 में वर्णन है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 13 में जो है मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधि का प्रावधान आर्टिकल 13 में। फिर आर्टिकल 13 से लेकर के बीच में जो है जितने आर्टिकल्स हैं जो वो मूल अधिकार से संबंधित, हमने आपको सारा का एक एक डिटेल बता दिया है। तो हम इसके बाद हम 36वें आर्टिकल पर आ जाते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 50 में जो है, यानी देखिए 1 से लेकर 50 तक आर्टिकल में मुश्किल से बीच में जो आपका क्या कहते हैं मौलिक अधिकार वाला जो है वही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने एक एक करके बता दिया है। आर्टिकल 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण किया गया है। आर्टिकल 51 में यानी 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। आर्टिकल 51A में जो है मूल कर्तव्य है आपके, तो मूल कर्तव्य के बारे में हम बाद में बताएंगे पूरा डिटेल से एक एक। आर्टिकल 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। इस बार चूंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भी हुआ है तो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो आर्टिकल 52 के तहत। आर्टिकल 53 जो है संघ की निर्वाचन जो है आर्टिकल 52 का विषय नहीं है, ध्यान देंगे। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, यह विषय आर्टिकल 52 के तहत है। आर्टिकल 53 है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति यानी कैसे होगी। आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ध्यान देंगे। आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति का भारत का उपराष्ट्रपति है, यानी भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे। आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को मृत्युदंड इत्यादि के क्षेत्र में जो शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की स्थापना होगी, उसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है।
नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, आपको पता ही है। आर्टिकल 108 जो है संयुक्त अधिवेशन की का प्रावधान करता है। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा देता है। आर्टिकल 111 वीटो की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित करता है। उसके बाद आर्टिकल 112 जो है आपका वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी इसी को बजट कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो बजट से भी प्रश्न आपके कई बार आते हैं, तो ये आर्टिकल 112 का विषय है। आर्टिकल 123 पर हम सीधे चले आते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति, हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिक्र किया था, अभी बताया था आपको कि भारत के राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मिली है, जबकि हमने बताया 1961 में ही जो है अध्यादेश जारी करने की वाइसराय को शक्ति प्राप्त हुई थी। आर्टिकल 124 जो है वह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 137 न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को परामर्श लेने की राष्ट्रपति की शक्ति से सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं, उसके बारे में है। उसके बाद ध्यान दें, आर्टिकल 148 जो है वो कैग से संबंधित है, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल से, इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। आर्टिकल 153 जो है वह राज्य में एक राज्यपाल होंगे, उससे संबंधित है। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता जो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। आर्टिकल 169 ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद की रचना या उसकी समाप्ति विधानसभा द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा इसकी स्वीकृति से संभव है, यह बताया गया है। आर्टिकल 213 पर हम 169 के बाद चले आते हैं, इस बीच में आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं बनता है परीक्षा के लिए। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है आर्टिकल 213 में। 214 जो है उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। 226 अनुच्छेद जो है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, हमने इससे पहले बताया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत। 231 जो है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट की स्थापना होगी। आर्टिकल 233 जो है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 239 केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। आर्टिकल 239 था वो। 243 पंचायत और नगर पालिका के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 248 विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्ति संसद में निहित है, उससे संबंधित है। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को कानून बनाने के लिए अधिकृत करना, इससे संबंधित है। अपने विशेष बहुमत के द्वारा यह राज्यसभा कर सकता है। आर्टिकल 263 अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग है। आर्टिकल 300 को संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार बना दिया गया यहाँ पर जोड़कर। उसके बाद आर्टिकल 312 है, अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की अनुशंसा राज्यसभा विशेष बहुमत के द्वारा कर सकती है, उसके बारे में बताया गया। आर्टिकल 249 और 312 ध्यान रखिएगा, दोनों राज्यसभा से संबंधित। आर्टिकल 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 323 को प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित है। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। आर्टिकल 330 जो है SC एवं ST के लिए लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 331 लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन से संबंधित है। आर्टिकल 332 SC एवं ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विधानसभा में आरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 333 जो है वह राज्यपाल द्वारा विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय के मनोनयन से संबंधित है। आर्टिकल 335 जो है SC ST और OBC इन तीनों के लिए सरकारी नौकरी में पदों के आरक्षण से संबंधित है, तो आर्टिकल 335 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 352 जो है वह युद्ध या बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के रूप में राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। आप बताएंगे सबसे अधिक बार जो है, यानी लगभग 100 से भी अधिक बार अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुके हैं पूरे देश में, तो आप हमें बताएंगे कि सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात से संबंधित है, हालांकि वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगाए गए हैं। आर्टिकल 352 ध्यान देंगे अब तक 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975 में 352 में है। राष्ट्रपति शासन 100 से भी अधिक बार लगाए जा चुके हैं, 356 में है, जबकि 360 का प्रयोग भारत में अभी नहीं हुआ है, यानी वित्तीय आपात की स्थिति भारत में अभी तक नहीं आई है। आर्टिकल 368 जो है 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार देती है। आर्टिकल 370 जो है वह जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध से संबंधित था, लेकिन अब वह हट चुका है। आर्टिकल 371 कुछ राज्य के विशेष क्षेत्र को जो है
उसके विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकते हैं, उससे संबंधित है। जैसे इसमें महाराष्ट्र, गुजरात अनुच्छेद 371 में आता है, नागालैंड अनुच्छेद 371 क में, असम जो है अनुच्छेद 371 ख में, मणिपुर 371 ग में, आंध्र प्रदेश 371 घ में, सिक्किम जो है 371 च में, मिजोरम 371 छ में, अरुणाचल प्रदेश 371 ज में और गोवा 371 झ में। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऊपर के जो दो हमने बताया महाराष्ट्र और गुजरात और नागालैंड, ये दोनों ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 395 जो हम अब लास्ट बता रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि हम अनुच्छेद को लास्ट कर रहे हैं। लगभग 8-10 मिनट के अंदर के लेक्चर में पूरे अनुच्छेद को समेट दिया हमने। प्रिवी काउंसिल, क्षेत्राधिकार अधिनियम, स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम इत्यादि को जो है रद्द किया जाता है इसके तहत। तो ये इससे संबंधित है। अब संविधान संशोधन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको फटाफट बता देते हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर हम बता देंगे, लेकिन जितने इम्पोर्टेंट है इस बार पीटी के लिए वही बताएंगे। ध्यान देंगे, पहला संशोधन 1951 में हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़े गए थे। 7वां संशोधन उसके बाद 1956 में हुआ था, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से यह संबंधित है। 11वां संशोधन 1961 में हुआ था, निर्वाचक मंडल के पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है, इसके बारे में उपबंध है। फिर 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा सम्मति दिया जाना बाध्यकारी कर दिया गया था। यदि दूसरी बार कैबिनेट यदि कोई डिसीजन भेजती है तो अप्रूवल के लिए, तो या लोकसभा राज्यसभा भेजती है तो। 31वां संशोधन जो है 1973 में हुआ था, लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। वर्तमान में भी लोकसभा सदस्य की संख्या 35वां संशोधन जो है 1974 में हुआ था, सिक्किम को जो है संबद्ध राज्य का दर्जा इसमें दे दिया गया था। 36वां संशोधन 1975 में है, सिक्किम को इस बार पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था और 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसी बार जोड़ा गया था। अनुच्छेद 351A भाग 4 क मूल कर्तव्य भी इसी बार जोड़ा गया था। और नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर सर्वोच्चता 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्राप्त हुई थी। लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि जो है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी इस संशोधन के तहत। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और उनके जो प्रमुख है, मतलब राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख जो प्रधानमंत्री हैं मंत्रिपरिषद के, की सलाह के अनुसार काम करेंगे राष्ट्रपति, ऐसा कहा गया था। इसको लघु संविधान संशोधन जैसा हमने बताया कहा जाता है। तो इतने सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। 44वां संविधान संशोधन ये ठीक 2 साल बाद 1978 में होता है। संपत्ति के अधिकार को इसके तहत हटा दिया गया। हमने बताया कि अब जो संपत्ति का अधिकार है वो विधिगत व कानूनी अधिकार है, ठीक है, मूल अधिकार नहीं रह गया है। 319 1 में भी हमने बताया था आपको जब हम स्वतंत्रता का अधिकार बता रहे थे। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन है, हम 105 संविधान संशोधन तक आएंगे अभी। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था और दल बदल पर अंकुश लगाए गए थे। 61वां संविधान संशोधन 1989, मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था। ध्यान देंगे 11वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ा गया था। पंचायती राज संबंधी प्रावधान संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल 243 और 243 को लेकर जो है अनुच्छेद 243 9 तक इसमें जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993-94 में हुआ था। 12वीं अनुसूची इसके तहत जोड़ा गया था। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद का प्रावधान जो है भाग 9 को जोड़कर किया गया था। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था, इसके द्वारा लोकसभा विधानसभा के सीट की संख्या को 2026 तक के लिए जो है इसमें कोई संशोधन नहीं होगा, ऐसा कहा गया था। 86वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, या 2002 में हुआ था। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद जब हम 21 को आपको बता रहे थे, ध्यान देंगे आप, या फिर थोड़ा सा पीछे जाकर देखिए उसको मौलिक अधिकार में, तो वहाँ हमने बताया था आपको कि इसको मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली इस 4 भाषा को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और वर्तमान में 18 से 22 हो गई और अभी भी 22 ही है, यानी 2003 के बाद से संविधान में कोई भाषा जोड़ा नहीं गया है। 99वां संविधान संशोधन 2014 में होता है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रावधान से संबंधित था यह, लेकिन ध्यान देंगे कि न्यायमूर्ति उस समय जो तत्कालीन न्यायमूर्ति थे JS खेहर साहब,
उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो 5 सदस्यीय समिति नहीं कहेंगे, पीठ कहते हैं, संविधान पीठ कहते हैं, 5 सदस्यीय पीठ का गठन हुआ था। तो उन्होंने जो है संसद के द्वारा किए गए संविधान संशोधन को रद्द कर दिया था और पुनः जो कॉलेजियम की प्रणाली है, मतलब जजों की नियुक्ति की, उसको जो है फिर से बहाल कर दिया था। वर्तमान में भी वही कॉलेजियम बहाली है, जज की बहाली से लेकर, और अभी वर्तमान में भी जो है इस पर बहस छिड़ा हुआ है। आप यदि न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो पता होगा आपको। 100वां संविधान संशोधन यह 2015 में हुआ था। बांग्लादेश के साथ जो है भूमि विवाद जो पहले से था उसका समझौता किया गया और उसमें कुछ भाग जो है बांग्लादेश को दे दिए गए और बांग्लादेश के कुछ भाग जो है भारत को प्राप्त हो गए हैं। ये प्रशासनिक सहूलियत के दृष्टिकोण से किया गया था। उसके बाद 101वां संविधान संशोधन 2016 में होता है। इसमें जीएसटी यानी अप्रत्यक्ष कर जो है उसको लागू किया गया था। उसके बाद 102वां संविधान संशोधन 2018 में होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा इस बार प्राप्त हो गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन फिर 2019 में होता है, जो अभी भी वर्तमान में हमने बताया था आपको फरवरी 2023 के प्रतियोगिता दर्पण जब हम बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था 103वां संविधान संशोधन को पूरे डिटेल में कि इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य गुजरात था, 8वां राज्य बिहार था। बिहार में जो है यह फरवरी 2019 में लागू हुआ था। तो ये सब जिक्र किया था हमने क्योंकि अभी जो है उस पर एक सुप्रीम कोर्ट के एक पीठ का फैसला आया है जिसमें उसको सही माना गया है। उसके बाद जो है ध्यान देंगे 103वां संविधान संशोधन 2019, यह जो है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण देने से संबंधित है। और 104वां संविधान संशोधन जो है SC ST के आरक्षण को पुनः 10 वर्ष तक बहाल करने के लिए से संबंधित है। और लास्ट है हमारा 105वां संविधान संशोधन, यह OBC को राज्यों को जो है उसमें शामिल करने के पावर से संबंधित है। यानी OBC को जो है राज्य का विषय बना दिया गया है। उसमें किसको शामिल करना है नहीं करना है यह अब राज्य सरकार करेंगे। यह केवल पहले केंद्र सरकार के हाथों में था 2018 के बाद से। तो ये हो गए। अब मौलिक कर्तव्य हम देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो 3-4 है। जैसे संविधान का पालन करना पहला है, मतलब इसी में है राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आप आदर करेंगे। दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च जो आदर्श हैं उसको आप फॉलो करेंगे। उसके बाद प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे, तीसरा है। चौथा है देश की रक्षा करेंगे। पांचवा है समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे। छठा है सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझेंगे आप और उसका परिरक्षण करेंगे। उसके बाद सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की आप रक्षा करेंगे, संवर्धन करेंगे। उसके बाद आठवां है ज्ञानार्जन की भावना का विकास करेंगे आप, यानी लोगों को जो नॉलेज आपने ग्रहण किया है उसको आप लोगों तक विस्तार करेंगे उसका। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की भी आप सुरक्षा करेंगे, उसको ध्यान से मतलब लोग यदि उसको क्षति पहुंचा रहे हैं तब भी आप उसको रोकेंगे। और सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की जो सतत प्रवृत्ति है मानव की उसका विकास करेंगे या प्रयास खुद भी करेंगे। और 11वां लास्ट है, अभी 11 मूल कर्तव्य हैं हमारे यहाँ भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क में ध्यान दें। 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसको लाया गया था। तो 11वां है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान करना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था हमने जो आपको बताए हैं, ठीक है। उसके बाद संसदीय समितियां हैं, ध्यान देंगे संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण संसदीय समिति के माध्यम से ही रखती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान देंगे अस्थाई समिति, अस्थाई समिति में कौन कौन सी समिति आती है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ जो है अस्थाई समिति होती है। अस्थाई समिति में वित्तीय समिति, जांच समिति, छानबीन समिति, विभागीय समिति, सदन की समिति, सेवा समिति, सब तरह की जो डीप में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो इम्पोर्टेंट है हम केवल वही बता रहे हैं। पहला है प्राक्कलन समिति, ध्यान देंगे प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। सभी 30 इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं होते हैं, सभी 30 सदस्य जो हैं लोकसभा के होते हैं। उसके बाद ध्यान देंगे कि लोक लेखा समिति होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ध्यान दें लोकसभा से इसमें 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य, तो कुल मिलाकर 22 सदस्य हो गए। लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्वयं करते हैं, किसी मंत्री को इसका सदस्य ध्यान रखेंगे नहीं बनाया जाता है।
तो ये हो गया लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा यदि डिटेल और जानना चाहेंगे आप तो हम आपको बता देते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की लोक लेखा समिति जांच करता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। तो ये 2 प्रश्न जो हमने अभी बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। संसद की सबसे पुरानी समिति यदि पूछा जाए तो वह भी लोक लेखा समिति है 1901। आप हमको बताएंगे करंट अफेयर के प्रश्न बीपीएससी बहुत पूछती है, तो तैयार आप होंगे ही। लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका लोक उपक्रम समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, सदन की समिति, छानबीन समिति। ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना हम बताएंगे। सेवा समिति, तदर्थ समिति या अस्थायी समिति जिसको कहते हैं। उसके बाद संयुक्त संसदीय समिति, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है नियम 184, गिलोटीन और व्हीप। ध्यान दें नियम 184 क्या है? बहस के पश्चात मतदान भी कराया जाता है, यही है नियम 184। नियम 193 क्या है? चर्चा के बाद मत विभाजन का प्रावधान इसमें नहीं है, ये है नियम 193। गिलोटीन क्या है या गिलेटीन क्या है? जब संसद में अधिकांश मांग जो है बिना चर्चा के ही पास हो जाती है तो उसको गिलेटिन कहा जाता है। व्हीप क्या है? यह राजनीतिक दल के द्वारा जारी किया जाता है जो दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए की जाती है। इसका उल्लंघन करने पर सदन के विरुद्ध जो है मतलब सदस्य के विरुद्ध जो है कार्रवाई भी की जाती है। तो ये हमने बताया आपको। उसके बाद जो है ये हो गया। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट है प्रश्न आपके लिए जिसको हम सेकेंड लेक्चर में अभी बताएंगे। थैंक यू। इसमें लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं तभी यहाँ तक हैं।